Good morning, friends. My name is Gaurav sir from Pankaj Classes, the number 1 classes in Jogeshwar. हर बार बोलता हूँ क्योंकि ये आपको याद रहे कि वी आर नंबर 1 बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके स्टडी की वजह से, आपके मेहनत की वजह से, और जो भी आपको मेहनत करते वक्त हेल्प लगेगा वो हमारे पास से आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं अभी पंकज क्लासेस में। मैं एवरी मंडे आता हूँ। आपके डाउट डिफिकल्टी के लिए भी आपको बोला गया कि अगर आपको आना है तो 10:45 को आओ, एट शार्प 11 o'clock को आपकी डाउट डिफिकल्टी सॉल्व की जाएगी। बट स्टिल नो वन इज कमिंग। बट कुछ बच्चे आके अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट अदर सब्जेक्ट, वी वांट ओनली अकाउंट्स वगैरह वगैरह। स्टूडेंट, ये एक बात आप लोग भूल रहे हो कि आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पढ़ के कर लेंगे, बट क्या पूरे के पूरे 8 चैप्टर करोगे? पेपर पैटर्न जरूर है, बट पेपर में कौन से चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आने वाले ये थोड़ी आपको मालूम है। वो तो हम लोग आपको बताएंगे, एंड आई प्रॉमिस यू वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन। इसलिए अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब आपको मालूम पड़ना चाहिए तो इन वीडियोस में नहीं, वो जैसे ही एकदम दिसंबर जनवरी में अपना क्लास ओपन होगा, ऑफकोर्स तभी कॉलेज ओपन होगा तो क्लास भी ओपन होगा दिवाली के बाद, तब जब अपने क्लासेस ओपन होंगे तो उन लेक्चर्स में आपको मिलेगा। बट तभी आपको लेक्चर बैठने का चांस नहीं दिया जाएगा, तभी आपको लेक्चर बैठने का चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ अकाउंट्स लेके बाकी सब्जेक्ट कैंसिल किए रहेंगे। सो होपफुली कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम तो गारंटेड है, मार्च नहीं तो फरवरी नहीं तो मार्च में गारंटेड होगा, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर तक तो वो वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन आने के बाद मार्च में तो एग्ज़ाम 100% होने वाला है इसमें। इसलिए डोंट थिंक रॉन्ग कि गलत मत सोचो, अपने करियर के साथ मत खेलो खाली वो 4-5 हज़ार रुपये के लिए, और अपने बाकी के सब्जेक्ट के मार्क्स कम मत करवाओ, क्योंकि कौन से क्वेश्चन नए नए टाइप के क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में जस्टिफाई वाला क्वेश्चन है, उसी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स कितने लिखने चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इवन कौन से चैप्टर के ऊपर डेफिनेशन, कौन से चैप्टर के ऊपर डिस्टिंग्विश कंसेप्ट, ये सब आपको बताया जाएगा। यू विल गेट दैट होल इन्फॉर्मेशन। इवन इससे पहले वाले वीडियो में आपको चैप्टर वाइज मार्क्स भी मैंने आपको बता दिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विथ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आ भी गया, पर अगर बाकी के सब्जेक्ट में ओसी, इको में वगैरह 60-70 आ गया तो उस 100 आउट ऑफ 100 को मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है ना, 1000 करके अगले 4 महीने में भी आप लोग अपना फीस भर सकते हो। सो डोंट थिंक दैट कि बाकी का सब्जेक्ट का स्टडी मैं खुद कर लेगा और अकाउंट्स का ही मुझे क्लास चाहिए। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग अपने रिजल्ट के साथ खेल रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। आज के इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 5 जो भी चालू है, उस चैप्टर नंबर 5 का सबसे लास्ट पार्ट है। उस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के 3 टाइप देखने जा रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में और मतलब इस वीडियो में आप लोगों को जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा, पहला बीपीओ, उसके बाद केपीओ और उसके बाद एलपीओ, जो भी बताया जाएगा ये सब आउटसोर्सिंग के ही टाइप है। ये सब आउटसोर्सिंग का ही टाइप है। मतलब बिजनेस का काम जब हम लोग आउटसोर्स करते हैं तो व्हाट इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, तो दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कि बिजनेस के बाकी इररिलेवेंट जो अदर सर्विसेज है, मेन काम अपने हाथ में रखेंगे, मेन प्रोडक्शन अपने पास रखेंगे, बट मार्केटिंग का काम आउटसोर्स कर देंगे, एडवर्टाइजिंग का काम आउटसोर्स कर देंगे। तो ऐसे कुछ आउटसोर्स करने वाली प्रोसेसेस हैं, उसे कहा जाता है बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अपने पास टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक मतलब आपके इस चैप्टर का जो नोट्स है क्लास का, वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट बुक में से कॉपी पेस्ट करके लिया गया है। उसके लिए कोई डाउट मत रखना दिमाग में कि ये सही है कि गलत है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। इंट्रोडक्शन है और मीनिंग है, मैं डायरेक्ट मीनिंग पढ़ रहा हूँ। BPO is a subset of outsourcing that involves that contracting of operations and responsibilities of specific business process to third party service provider। मतलब बिजनेस की कुछ ऑपरेशंस है, बिजनेस का कुछ काम है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं बिजनेस के बाहर के थर्ड पार्टी को। जब हम लोग किसी बाहर के थर्ड पार्टी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री का काम, मेरे पास मेरे बहुत सारे कस्टमर्स का फॉर्म पड़ा हुआ है, बट उसका ना कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं सीधा क्या कर दूंगा, वो फॉर्म उठाऊंगा, किसी डेटा ऑपरेटर को बोलूंगा ये फॉर्म मुझे सब कंप्यूटर में फीड करके चाहिए। मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें कंप्यूटर में फीड करके दे, मेरे पास सॉफ्टवेयर रेडी है, उसमें टाइपिंग करके दे।
तो वो काम मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स। वो काम मैंने क्या किया, आउटसोर्स, दैट इज आउटसोर्स। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट, उसके बाद बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा कुछ मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्शन का, मतलब मेरा मार्केटिंग करने का है, वो मार्केटिंग मेरे को नहीं जिम्मेगा, एडवर्टाइजिंग करने का वो मैं नहीं करते बैठेगा, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को काम देगा, सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी एजेंसी को मेरा सिक्योरिटी का काम दे देगा, सो उसे कहा जाता है आउटसोर्स, सॉरी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसके बाद बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग पेरिफेरल एक्टिविटी, पेरिफेरल मतलब अदर एक्टिविटीज, पेरिफेरल मतलब अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी के बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, उसे वो काम हम लोग आउटसोर्स कर देंगे टू मिनिमाइज कॉस्ट, क्योंकि उससे कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि अगर वो काम करने के लिए मैं एम्प्लॉय मेरे पास अपॉइंट करेगा तो उसे महीने का सैलरी देना पड़ेगा, काम नहीं रहेगा तो भी सैलरी देना पड़ेगा, काम ज़्यादा रहे कम रहे तो भी पूरा सैलरी जाएगा, प्लस उसे बोनस जाएगा, उसकी अदर रिक्वायरमेंट जाएगी, पीएफ कर देना पड़ेगा, सब 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 खर्चा आएगा। उससे अच्छा वो काम मैं अगर किसी बाहर वाले को देता हूँ तो जब काम रहेगा तभी बाहर जाएगा, काम नहीं रहेगा तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं, इससे मेरा कॉस्ट क्या हो गया, कम, दैट इज मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। कम टाइम में ज़्यादा काम करके मिलेगा, क्योंकि वो तो फटाफट काम करेगा, उसे मालूम है एक काम खत्म होगा तो उसे दूसरा काम मिलेगा, तो वो मुझे कम टाइम में ज़्यादा काम देगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसे काम मिलना चाहिए। अगर एक बार उसने लेट कर दिया तो वही काम मैं किसी और को दे दूंगा, ये उसे मालूम है, इससे मुझे एफिशिएंसी मिलेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम, कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन, दैट्स इसे कहा जाता है बीपीओ। BPO refers to the outsourcing peripheral activities of organization to an external organization, minimize cost and increase efficiency. For example, customer care centers, various बैंक, अलग अलग बैंकों की जो कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं वो बैंक नहीं चालू करता, बैंक वो काम किसी और को देता है, बोलता है हमारे बैंक का कस्टमर केयर सेंटर चला। सेम बेस्ट एग्जांपल इज आईसीआईसीआई का जो भी कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल जाता है, बोलते हैं वो लोग बोलेंगे वी आर टॉकिंग विद फ्रॉम आईसीआईसीआई, क्योंकि उन्हें वो अथॉरिटी दी गई है, बट वो लोग आईसीआईसीआई बैंक में काम करते नहीं है, वो काम किसी एजेंसी को दिया है, कॉल सेंटर को दे दिया है, और वो लोग वहाँ से अपने को आंसर देते हैं, अपने अकाउंट्स का डिटेल बताते हैं। सर सेफ होता है कि ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक ने उन्हें ऑथोराइज किया है इसलिए वो लोग काम करते हैं, वो सेफ होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये भी याद रखना, कोई भी आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय ओटीपी वगैरह आपको फोन पे नहीं पूछता, भले वो ऑथोराइज है बट वो आपको ओटीपी, आपका पिन नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पूछता नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट लिखा है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, मतलब प्रोडक्शन करने की क्षमता इंप्रूव होगी, फास्ट काम होगा, फटाफट काम होगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। उन्होंने उसके लिए एक ही लाइन लिखा है, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल परफॉर्म अ टास्क एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैं काम ऐसे पर्सन को दूंगा जो उस काम में स्किल्ड है, जिसे वो काम करना फटाफट मालूम है, ऐसे पर्सन को दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो उस काम फटाफट करेगा। मतलब सिंपल सी बात है यार, मुझे मसाला डोसा चाहिए तो मैं उसका ऑर्डर वड़ा पाव वाले को नहीं देगा, वड़ा पाव वाला मसाला डोसा बनाने के लिए टाइम लगाएगा, तो मैं मसाला डोसा बनाने का ऑर्डर मसाला डोसा वाले को देगा और वड़ा पाव का ऑर्डर वड़ा पाव वाले को देगा, तो वो मुझे फटाफट डिलीवरी देंगे। दैट इज स्किल्ड पर्सन, बिकॉज दे आर स्किल्ड इन देयर जॉब, दे आर स्किल्ड इन देयर जॉब्स। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जब मैं उन्हें पेमेंट करूंगा तो उनका प्रॉपर यूज होगा, वो लोग अपने काम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब मेरा पैसा वेस्टेज नहीं होगा, कॉस्ट सेविंग तो होगा, बट मेरा काम भी कंप्लीट करके मिलेगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, लो उन्होंने खुद लिखा है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी सैलरी बच जाएगी, प्लस अदर एक्टिविटीज में जाने वाला पैसा बच जाएगा, पीएफ, सिक्योरिटी वगैरह। वही काम यहाँ पे एग्जैक्टली काम का पैसा दो, उसे पीएफ वगैरह देने की जरूरत नहीं, उसे सैलरी देने की जरूरत नहीं, जितना काम उतना पेमेंट, दैट्स इट। आप लोग खुद ट्राई करके देख लो ना, कभी घर पे वड़ा पाव बना के देखो और बाहर वड़ा पाव बना खरीद के देखो। घर पे वड़ा पाव बनाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको खुद को तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत चाहिए, उसका कभी कॉस्ट आप लोग काउंट नहीं करते, बाकी का सब मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वो चूल्हे के पास, वो गैस के पास खड़े रह के वो ऑयल में बटाटा वड़ा फ्राई करना पड़ेगा, पाव बाहर से ही खरीदना पड़ेगा, है ना, और ये सब मेहनत करके फिर बाद में आपको वड़ा पाव खाने के लिए मिलेगा। ऑफकोर्स टेस्टी रहेगा, हाइजीन रहेगा, नो डाउट, बट वो सबका खर्चा काउंट करना और बाहर से 4 वड़ा पाव लाया उसका खर्चा काउंट करना, यू विल रियलाइज दैट सर घर पे बनाने का खर्चा ज़्यादा हुआ सर, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज
रिडक्शन इन कॉस्ट, जब काम हम लोग बाहर दे देते हैं तो खर्चा कम हो जाता है। इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज, यस ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीपीओ। आउटसोर्सिंग गिव्स कंपनी टू द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर एट लोअर रेट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव हो जाता है। मतलब आप लोग अपना काम जब बाहर देते हो तो एक वेल क्वालिफाइड पर्सन, वेल एक्सपर्ट पर्सन आपको वो काम दे देता है, इसलिए आपको काम जो करके मिलेगा वो बेस्ट ही करके मिलेगा, वो बेस्ट ही करके मिलेगा। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव होना, उसमें भी इतना ही लिखा हुआ है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक तो वो काम बैठ के करेगा उधर, हम लोग बैठेंगे इधर। देखो अपने पास एम्प्लॉय रहेगा ना, उसे कुछ भी डाउट है वो फट कर से मेरे केबिन में आके पूछेगा, सर ये देखो ये फॉर्म पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्या करूँ, बराबर ना। बट वो टाइपिंग का काम, मैं डेटा एंट्री का काम उधर दूंगा तो वो क्या बोलेगा, मरने देना, मेरे को जैसे बोला मैं वैसे ही करेगा, टाइप करेगा, गलत है सही है, उसे डाउट आया तो भी मेरे को नहीं पूछेगा। दैट इज कम्युनिकेशन इशू होगा, कम्युनिकेशन इशू होगा। डिफरेंट टाइम जोन, हाँ ऑफकोर्स बहुत बार टाइम जोन अलग होता है। मतलब मेरा ऑफिस का टाइमिंग सुबह 9 से 6 है, वो शायद काम बैठ के करेगा शाम को 8 बजे 9 बजे उसके टाइमिंग के कन्वीनियंट के हिसाब से। जब वो वहाँ पे उसे डाउट आया भी तो ऑफिस में फोन करेगा रात को 8 बजे, ऑफिस में कोई नहीं है, हु विल आंसर दैट? टाइम जोन। बहुत बार जब आप लोग काम दूसरे देश में सप्लाई करते हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अमेरिका से कॉल सेंटर का काम इंडिया में आया। अब अमेरिका में जब दिन होता है तो इंडिया में रात होती है, टाइम जोन इश्यूज, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब वहाँ पे क्या काम हो रहा है उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, वो काम बराबर टाइपिंग कर रहा है भी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। वो अपने को काम की डिलीवरी देगा, हम लोग उसे चेक पेमेंट करेंगे, बात खत्म। फिर बाद में उस काम में कुछ मिस्टेक भी आया तो उसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ए आ रहे प्लीज करके दे रहे, ए आ रहे प्लीज करके दे रहे, लाइक दैट। बट यही एम्प्लॉय अपने पास होगा तो उसे हम लोग जब बोलेंगे तब वो काम करेगा, दैट इज कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो बीच में एक दिन काम करेगा ही नहीं, वो बोलेगा आपको ये डेट पे चाहिए ना, मिल जाएगा, मैं बीच में 2 दिन छुट्टी ले रहा है बट आपको आपके डेट पे काम करके मिल जाएगा, ऐसे आंसर मिलेंगे। दैट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। ये हुआ बीपीओ। उस बीपीओ का ही एक पार्ट है केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उन्होंने खुद यहाँ पे लिख के दिया है, मैं बोल रहा हूँ अपने पेज के 5.10 पे लिखा है, और गवर्नमेंट बुक में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बुक में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है 5.10 पेज नंबर। केपीओ इज डिस्क्राइब एज अ फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन आउटसोर्स करने से रिलेटेड ये काम है, कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का काम हम लोग थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ का पहला लाइन लिखा है केपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, मतलब केपीओ ये कोई अलग काम नहीं है, केपीओ ये बीपीओ का ही पार्ट है, और केपीओ बीपीओ मिलके ही क्या बनता है, आउटसोर्सिंग। इससे केपीओ इज अ पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। केपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ in which outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform business process, मतलब सिर्फ बिजनेस प्रोसेस ही नहीं करने का, उसकी बिजनेस प्रोसेस करने के साथ फंक्शन और ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्टाइज अराउंड इट, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट पर्सन की सर्विस मिलनी चाहिए। मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था पंकज क्लासेस शेट्टी सर चला रहे, उमानाथ शेट्टी ये उनका नाम है। शेट्टी सर ने खुद की एक कंपनी चालू की है, शेट्टीज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, शेट्टीज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी चालू की है। अब उस कंपनी का अकाउंट बनाने का काम सर किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं। अब जिसको भी आउटसोर्स कर रहे हैं दैट इज बीपीओ, कि बिजनेस का अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स किया। बट केपीओ मतलब क्या, कि वो काम ऐसे पर्सन को आउटसोर्स करेंगे जो स्किल्ड है, यानी प्रॉपर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आउटसोर्स करेंगे, और ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें भी एक्सपर्टाइज कि जो दूसरे कंपनी का ऑडिटर बन के काम कर रहा है, मतलब उसे अपने कंपनी का ऑडिटिंग भी करके मिलेगा। वो अकाउंट ऐसा ही बनाएगा कि ऑडिटिंग का काम किसी को भी दो वो अकाउंट परफेक्ट ही मिलेगा, दैट इज केपीओ। उसके बाद द मीनिंग पढ़ रहा हूं, मीनिंग पे आता हूं डायरेक्ट। केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग, यस ये आउटसोर्सिंग का टाइप है, इन विच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क इज कैरिड आउट,
कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम चलता है बाय वर्कर्स इन अ डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी में चलता है, और बाय सब्सिडियरी ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, या अपने ही कंपनी का एक छोटा सा टाइप ब्रांच ओपन करेंगे और वहां पे हम लोग केपीओ का काम दे देंगे, मतलब अपना ही रहेगा ऑफिस का। अब से फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद की इंश्योरेंस कंपनी चालू की है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये एसबीआई बैंक की ही एक छोटी सी कंपनी है, दैट्स इट। वैसे ही मैं मेरी ही कंपनी का, मतलब शेट्टी सर क्या करेंगे, अपने क्लास के जितने भी नोट्स टाइप होते हैं, अपने क्लास के जितने भी क्वेश्चन पेपर टाइप होते हैं, वो सब काम आउटसोर्स करते हैं। अब सर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने ही क्लास में एक छोटा सा केबिन बना के वहाँ पे टाइपराइटर रख के, कंप्यूटर प्रिंटर रख के, वहाँ पे किसी को काम पे रख दे और उसे बोले तू मेरा पूरा टाइपिंग का काम कर, वो क्लास का ही हिस्सा है। देखो बाहर वाले को दिया तो टोटली बाहर जाएगा, बट अपने ही क्लास का एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना के, डिपार्टमेंट बना के, वहाँ पे टाइपिंग, पेपर टाइपिंग, आंसर बुक या फिर आपका नोट्स टाइपिंग का काम दे सकते हैं, दैट इज केपीओ, विच मे बी इन द सेम कंट्री, जो एक ही देश में होगा, और इन ऑफशोर लोकेशन ऑफ द कॉस्ट, ऑफशोर लोकेशन यानी देश के बाहर, और देश के बाहर कुछ सेव कॉस्ट, और वो भी क्यों करेंगे, तो कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि अपने कंपनी में काम रखेंगे तो उसे पूरी महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। देखो ना, नोट्स का काम कब रहेगा, साल के स्टार्टिंग में, बाद में क्या रहेगा, एक एक पेपर हफ्ते का टाइप करना। अब एक हफ्ते का पेपर टाइप करने के लिए मैं उसे 10-10 हज़ार रुपये महीने का दूंगा, 4 पेपर टाइप करेगी, 4 पेपर टाइप करने का महीने का 10,000, खर्चा हो गया ना, थोड़ा लॉस हो गया। बट वही पेज में बाहर दूंगा तो 50 रुपये में एक पेज टाइप करके मिलेगा, 200 रुपये में काम हो जाएगा। अब 200 रुपया और 10,000 रुपया, तो 200 रुपये दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बाकी का 9,800 रुपया बच गया, दैट्स इट, तो दैट इज कॉस्ट सेविंग। आगे, केपीओ रिक्वायर एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल, ऑफकोर्स उसके लिए एडवांस स्किल होनी चाहिए उस पर्सन के पास, एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज, वो बहुत एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, उसी को हम लोग केपीओ कर सकते हैं। केपीओ अलाउज बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज, केपीओ ये आप लोग मेन अपने प्रोडक्शन के काम को भी केपीओ को दे सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी काम आप लोग आउटसोर्स कर सकते हो। कोर एक्टिविटी यानी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी यानी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला कॉस्ट रिडक्शन, देखो मैंने क्या बोला, केपीओ इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ था रिडक्शन इन कॉस्ट, तो ऑफकोर्स केपीओ करके भी आपका कॉस्ट का क्या होगा, रिडक्शन। कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉय, हाँ मतलब जो भी केपीओ सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास से हम लोग स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट पर्सन को हायर कर सकते हैं। उसके बाद इवन आजकल देखो ना, कोरोना चल रहा है ना, बहुत सारे लोग घर पे ही क्वारंटाइन हो रहे हैं, बट कुछ अमीर लोग हैं ना, जो लोग खुद क्वारंटाइन हो रहे हैं घर पे, वो लोग क्या करते हैं, किसी हॉस्पिटल वाले को बोलते हैं कि मुझे एक्सपर्ट डॉक्टर मेरे घर पे कंटिन्यूस चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर मेरे घर पे कंटिन्यूस होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को देखने के लिए, उन्हें कोरोना हुआ है। सो यानी हम लोग एक बेस्ट डॉक्टर को घर पे अपॉइंट करेंगे, उसकी जो दिन की फीस रहेगी 5,000 10,000 दिन का दे देंगे, बट वो मेरे पेरेंट्स को प्रॉपरली चेक करेगा, फिर मैं एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन को बुलाऊंगा, दैट इज स्किल्ड पर्सन एम्प्लॉयज। हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, मैंने ये पूरा सेंटेंस लिखा है इधर, आपके पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, हाई एंड सर्विसेज। हाई एंड सर्विस मतलब जिसको फाइनल, एंड मतलब फाइनल, जिसको फाइनल सर्विसेज मिल रहा है, आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट, मतलब कंज्यूमर को हम लोग लोअर कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि हम लोग जहां कहीं पे भी वो केपीओ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो लोग एक्सपर्ट पर्सन को हायर करेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट पर्सन विदाउट जॉब घर पे बैठे हुए उन्हें जॉब मिलेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड बेनिफिट्स देयर इकोनॉमी, और जिस देश में भी वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस देश में वो बेनिफिट्स करेगा उनके इकोनॉमी को, उनकी अर्थव्यवस्था को। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज पर योर टाइम कन्वीनियंस, आपको जब चाहिए तब काम करवा के मिलेगा, उन्होंने इस पॉइंट में वही लिखा है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, आपको जैसे पर्सन चाहिए, जितना एक्सपर्ट चाहिए वैसा पर्सन मिलेगा और आपके टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा। एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज भी है सिक्योरिटी, कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम हम लोग बाहर देंगे तो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर होगी, अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी,
तो अपना ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी। कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय, जिस किसी भी व्यक्ति को काम दिया जाएगा उस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है कि बुरा है कैसे मालूम पड़ेगा। मतलब ICICI बैंक का कोई एम्प्लॉय कॉल सेंटर में बैठा है, मालूम पड़ा कि वो फ्रॉड दिमाग का है, वो उसे उस पर्सन के पूरे अकाउंट्स के डिटेल वहीं पे मिल गए, तो उसने कुछ फ्रॉड कर दिया तो अपने अकाउंट में। जैसे एम्प्लॉय का कैरेक्टर ये बहुत डाउटफुल होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, काम कैसे कितना अच्छा करके मिलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि वो अच्छा काम करेगा क्या। बहुत बार कॉल सेंटर में बैठे हुए पर्सन कैसे भी बात कर लेते कस्टमर से, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। टाइम कंज्यूमिंग, मतलब मेरे ऑफिस में बंदा रहेगा तो मैं उसे पटकर से बोलूँगा चल कस्टमर को कॉल लगा, मैं उसको अपने बाजू में बिठा के उसका हर एक कॉल सुन सकता है। यहाँ पे नहीं ना यार, यहाँ पे मैं उसको काम दूंगा, फिर मेरा डेटा शेयर करूंगा, फिर 1-2 दिन के बाद वो पूरा डेटा मैनेज करके फिर कॉलिंग चालू करेगा, उसके लिए हफ्ता चला जाएगा। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड फिक्स टू द कंपनी, और वो कंपनी को फिक्स टाइम पे काम पूरा करके देगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो लोग बोल रहे कि आपको जब चाहिए तो मिल जाएगा, बट देगा इसकी क्या गारंटी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपने वापस वही जो यहाँ पे भी था, लैक ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन इशू, वही इशू यहाँ पे भी आएगा कि कम्युनिकेशन नहीं है, वो अलग जगह पे काम कर रहा है, हम लोग अलग जगह पे बैठे, वो काम कैसे कर रहा है इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेशन इशू होगा। एंड रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, अगर वो काम आप लोगों ने किसी और देश में दिया है तो उनकी लैंग्वेज अलग है, अपने देश की लैंग्वेज अलग है। उनके देश का पर्सन अपने देश के पर्सन को, अगर से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना काम कॉल सेंटर का अमेरिका में दिया, तो अमेरिका से कॉल करने वाला पर्सन हिंदी में कैसे बात करेगा, जिससे फोन लगा उसे हिंदी ही आ रहा है, इंग्लिश आता ही नहीं है, वो क्या क्या बोल रहा है, क्या समझेगा उसे। देखो इंडिया में बैठा हुआ पर्सन इंग्लिश में बात कर सकता है, उल्टा हम लोग ऐसे ही स्टूडेंट पर्सन को काम देंगे जिसे इंग्लिश बोलना और समझना आता है। बट अमेरिका में कॉल सेंटर दिया तो वो अमेरिका का कॉल सेंटर वाला हिंदी में कैसे बात करेगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सो दैट इज KPO, यस स्टूडेंट। तो वहाँ पे अपना KPO खत्म हो गया, मैंने थोड़ा वीडियो स्टॉप करके LPO के बारे में भी लिख लिया, दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब इसमें यहाँ पे नॉलेज का काम आउटसोर्स करते हैं। LPO इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BPO, यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज का ही काम आउटसोर्स करने का, बाकी कोई काम आउटसोर्स करने का नहीं। मतलब कंपनी है तो कंपनी के कुछ लीगल मैटर्स रहेंगे, अब लीगल मैटर्स सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी लॉयर को या किसी सॉलिसिटर यानी जिसे लीगल नॉलेज है ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, तो उसे महीने का सैलरी देना पड़ेगा, वापस वही सब बातें। तो उससे अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने कंपनी के जितने भी लीगल मैटर हैं वही काम हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, वही हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो दैट इज LPO। देखो क्या लिखा है, LPO इज अ टाइप ऑफ KPO। देखो KPO इज अ टाइप ऑफ BPO एंड LPO इज अ टाइप ऑफ KPO। मतलब यहाँ पे सिर्फ लीगल नॉलेज का काम आउटसोर्स किया जाएगा, लीगल नॉलेज का काम। स्पेसिफिक लीगल सर्विस रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई एफिडेविट या कोई लीगल नोटिस वगैरह बनाना, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च कि लीगल बातों में थोड़ा रिसर्च करना कि अगर हम लोग वो डिसीजन लेंगे तो लीगली क्या अफेक्ट होगा, कंपनी के ऊपर क्या परिणाम होगा, हम लोग को वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, वो लीगली सही रहेगा कि नहीं, ऐसे ऑफरिंग एडवाइस, और उसके ऊपर हमें एडवाइस मिलनी चाहिए कि वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं। तो ये सब काम LPO में आते हैं, ये सभी काम LPO में आते हैं। मैं LPO का डायरेक्ट मीनिंग पढ़ रहा हूँ। लीगल आउटसोर्सिंग हैज गेन्ड ट्रिमेंडियस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया। लास्ट कुछ सालों में LPO की एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर रहे हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करने के बाद उस कंपनी से रिलेटेड लीगल मैटर उन्हें मालूम नहीं पड़ता, तो वो लीगल मैटर उन्हें मालूम पड़े, इसलिए वो लोग अपना लीगल का काम सीधा क्या कर देते हैं, आउटसोर्स। आगे, इट अचीव्ड सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग सर्विस सच एज अ डॉक्यूमेंट रिव्यू, फिर डॉक्यूमेंट चेक करना, लीगल रिसर्च करना, राइटिंग ड्राफ्टिंग ऑफ ब्रीफिंग्स,
मतलब ब्रीफिंग मतलब जो भी लीगल मैटर्स डिस्कस होंगे कंपनी में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के लीगली सेव करना। तो ये सब काम एलपीओ में होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, पहला पॉइंट, वन ऑफ द लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। जब हम लोग लीगली कोई काम आउटसोर्स करते हैं तो उससे अपना बहुत सारा कॉस्ट बचता है, क्योंकि एक वकील को जितना महीने का पेमेंट देना पड़ता है ना स्टूडेंट, वो 1 लाख 1.5 लाख के हिसाब से। और वो लोग क्या करेगा, सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा और जब भी कोर्ट में हियरिंग रहेगी, कोर्ट में अपनी पेशी रहेगी, तो वहां पे जाके अपने केस कंपनी के बदले में लड़ेगा। बट वो रोज थोड़ी होता है, वो तो महीने में 3-4 बार जाएगा। उस महीने के 3-4 बार के लिए यहाँ पे 1.5 लाख देने से अच्छा उसे एक डेट का 20,000, एक डेट का 30,000 देंगे तो कॉस्ट सेविंग होगा। 1.5 लाख के अगेंस्ट अगर महीने के 3 बार भी गया तो 90,000 ही गया। यानी काम क्या किया हम लोगों ने, आउटसोर्स। यानी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा सब लीगल काम तेरे पास आएगा, बोल कितना लेगा महीने का, कितना लेगा साल का, बोल दे दो। उसने बोला मैं 5 लाख लूंगा तो 5 लाख दे दो। यहाँ पे महीने का 1.5 लाख, चलो महीने का 1 लाख रुपया भी दिया तो भी स्टूडेंट 12 लाख जा रहा है। वो 5 लाख में साल भर अपने को काम करके देगा, सभी लीगल काम, फिर सभी लेटर, नोटिस वगैरह ड्राफ्टिंग से लेके सभी केस लड़ने तक सभी काम वो करेगा। दैट इज कॉस्ट सेविंग। देखो कॉस्ट सेविंग ये कॉमन पॉइंट है तीनों में, बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ में। टू एक्सेस हाई लेवल ऑफ टैलेंट, हाई लेवल ऑफ टैलेंट मिलेगा। एंड निक एक्सपर्टाइज, निक मीन्स बेस्ट एक्सपर्टाइज पर्सन मिलेंगे, NICHE, निक मीन्स बेस्ट एक्सपर्ट पर्सन की सर्विस मिलेगी, जो अपने कंपनी में उतने एक्सपर्ट पर्सन हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उतने एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करने के लिए वी वांट टू पे देम हाई, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख देना पड़ेगा। उससे अच्छा वही काम जब हम लोग आउटसोर्स करेंगे तो वही बेस्ट पर्सन की सर्विस हमें कम कॉस्ट में मिलेगी। और तीसरा, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूस, मतलब थोड़ा सा एक नॉर्मल वकील को हम लोग रख लेंगे 20-30 हजार पे, वो एक्सपर्ट पर्सन, ये नॉर्मल अपना वकील, वो एक्सपर्ट वकील, दोनों आपस में डिस्कशन करके अपनी कंपनी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टाफिंग रहेगा तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस फ्रॉम ओवरहेड, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा। मतलब उस वकील को क्या बोलेंगे कि तू सिर्फ क्या कर, हमारा केस लड़, 5 लाख नहीं 3 लाख ही देते तो सिर्फ केस लड़। फिर वो क्या बोलेगा, वो लीगल नोटिस वगैरह में नहीं बनाएगा, ठीक है ना, हम लोगों ने उसके लिए एक वकील रख लिया है ना, हम लोगों ने उसके लिए एक वकील रख लिया। अगर उसे महीने का 10,000 भी देना पड़े, 20,000 देते, चलो वकील है ना 20,000 देते हैं तो 2 लाख चल ही जाएगा, 2 लाख वहां से कम हो रहा है। प्लस ये फुल टाइम अपने पास रहेगा, जब चाहिए तो लीगल काम बोल सकते हैं। प्लस उसी को उस एक्सपर्ट वकील के पास जाके एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, आगे जाके हम लोग उसका काम बंद करवा के इसी वकील को काम दे सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस रहेंगे। उसके बाद अब प्रॉब्लम तो रहेगा, प्रॉब्लम को ऑथेंटिसिटी, मतलब स्टूडेंट हमारे लिए एलपीओ में जब हम लोग काम आउटसोर्स करेंगे तो अपनी कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके पास जाएंगे, तो क्या गारंटी कि वो उसका सेफ यूज करेगा, सिक्योरिटी इशू प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इन डेप्थ ऑफ नॉलेज, कि डेप्थ ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम है कि क्या उसे बाकी के लॉज मालूम है, बाकी के सभी लॉज का नॉलेज है कि सिर्फ कंपनी लॉ का नॉलेज है, तो ये नॉलेज का इशू जरूर आएगा कि उसके लिए हमें अलग वकील के पास जाना पड़ेगा। मतलब वर्कर्स लॉ का है या फिर से फॉर एग्जांपल कोई और है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट है, कोई जीएसटी एक्ट है, कोई अकाउंटिंग एक्ट है, तो उसका उसे नॉलेज है कि नहीं है कि उसके लिए हमें अलग पर्सन के पास जाना पड़ेगा, ये एक इशू आता है। दूसरा कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर, मतलब अगर वही लीगल काम हम लोग देश के बाहर देंगे तो उनका कल्चर अलग है, अपने कल्चर अलग है, लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज अलग है, अपनी लैंग्वेज अलग है, तो ये सब इश्यूज आते हैं। और लास्ट उन्होंने खुद लिखा है कि जियोग्राफिकल, वो दूसरे देश में, हम लोग अलग देश में, कि वहां से हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आज इंटरनेट है, सर फोन कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पॉसिबल है, बट वो उतना फिजिबल नहीं रहेगा ना। वो दिन में रहेगा तो हम लोग रात में रहेंगे, मतलब वो दिन से बात करेगा तो हम लोगों को रात को जागना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के ऑफिस भी जाने का है, तो ये सब इश्यूज चालू हो जाएंगे। So same problems happen in KPO also, same problems happens in BPO also. That's it. That's all about this chapter. आराम से पढ़ के देखोगे तो बहुत सारी बातें समझेंगी। कोई भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो क्लास पे मैं एवरी मंडे अवेलेबल होऊंगा, आप लोग आ सकते हो।
अपने FIGC के 100 एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट 11वीं के। आपके पास अभी भी चांस है अपने फ्रेंड्स को रेफर करके लर्निंग विथ अर्निंग का चांस करने के लिए। सो कीप yourself safe, stay safe, stay healthy. Goodbye to all of you students. बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे क्लोज हो गया। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे क्लोज हो गया। बेस्ट ऑफ लक।